नाउ क्वेश्चनर डिजाइन प्रोसेस कि भाई मैं क्वेश्चनर बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखूंगा, हर एक स्टेप्स के अंदर मेरे को कौन सी चीज का ध्यान रखना है, कौन सी चीज मेरे को परफॉर्म करनी है, that can be understand with the help of this questionnaire drafting process, questionnaire design process. तो now let me discuss one by one कि भाई हम कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करेंगे. So the first step in questionnaire designing process, drafting process is specify the information needed. कि भाई आप क्वेश्चनर बनाने के लिए बैठते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो कि भाई आइडेंटिफाइड करना है, लिस्ट आउट करना है कि भाई कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस आपको चाहिए, कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस आप क्वेश्चनर के माध्यम से कलेक्ट करना चाहते हो, सो दैट कि आपका जो प्रॉब्लम है वो परमानेंटली कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाए. और इवन आपने मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस में देखा था कि भाई हमारा मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप था कि भाई प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है. सेकंड स्टेप था अप्रोच टू द प्रॉब्लम डिटरमाइन करना है. और थर्ड स्टेप रिसर्च डिजाइन के अंदर हम प्रिपेयर करते थे कि भाई हमारा कंटेंट क्या होगा, क्वेश्चनर क्या होगा, क्वेश्चंस के कौन कौन से कंटेंट हम पूछ सकते हैं, हाइपोथेसिस क्या होगा, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होगा, एनालिटिकल फ्रेमवर्क क्या होगा, स्केलिंग कौन कौन से होंगे. तो ये सारी चीजें हम स्टेप नंबर 3 के अंदर फाइनलाइज करते हैं. तो वो फाइनलाइज करने के टाइम पे, क्वेश्चनर बनाने के टाइम पे आपसे सबसे पहले आइडेंटिफाइड करना होगा कि भाई मेरा प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए. इवन यू कैन यूज द डमी टेबल्स कि भाई आप टेबल भी प्रिपेयर कर सकते हो. मैं टेबल बनाया और लेफ्ट साइड पे मैं लिखूंगा कि भाई यस मेरे को ये प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए ये टाइप्स की इंफॉर्मेशन चाहिए. अभी उसके सामने राइट हैंड साइड पे मैंने वो कौन कौन से क्वेश्चन उसके लिए बनाया है, क्वेश्चन से वो इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं मिलेगी, तो उस हिसाब से मैं टिक मार्क करते जाऊंगा. क्यों करूंगा, क्यों क्रॉस वेरीफाई करूंगा, तो अगर कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रह गई, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना रह गया, तो इवन एट द एंड ऑफ द रिसर्च आपको पता चलेगा कि यार पूरी रिसर्च तो मैंने कर डाला बट सो एंड सो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना तो रह गया. Even it will going to consume more time and it is going to enhance your cost कि भी आपका टाइम ज़्यादा खर्चा होने वाला है और इवन आपका खर्चा भी बढ़ने वाला है. तो ये से टाइप की एरर ना हो जाए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इवन एक डमी टेबल बना के हम क्रॉस चेक करेंगे कि भाई कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके रिगार्डिंग हम कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. इवन ये सारी चीजें करने के टाइम पे इवन वी नीड टू get the clear idea about the target populations कि भाई हमारा रिस्पोंडेंस कौन है, उसका प्रोफाइलिंग हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा. क्यों, तो कि भाई आपका रिस्पोंडेंस कौन है, कहाँ से है, कौन से एरिया से है, उसका एजुकेशन लेवल क्या होगा, बैकग्राउंड क्या होगा, ये सारी चीजें भी डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस और क्वेश्चनर के ऊपर, क्वेश्चंस के कंटेंट के ऊपर इम्पैक्ट करने वाली है. तो इवन आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है, मुझे रिस्पॉन्स कहाँ से, कौन कौन से रिस्पोंडेंट से लेना है. तो आपका क्वेश्चनर का स्ट्रक्चर जो होगा वो यंगस्टर्स के लिए अलग हो सकता है, हाउसवाइफ के लिए अलग हो सकता है, अर्बन के लिए अलग हो सकता है, रूरल के लिए अलग हो सकता है. तो इवन आपका जो टारगेट पॉपुलेशन है वो चीज को भी यहाँ पे ध्यान में लेना है. तो स्टेप नंबर 1 विल बी यू आर गोइंग टू स्पेसिफाई कि भाई मेरे को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चंस में वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए पूछ सकता हूँ. द नेक्स्ट स्टेप यू आर गोइंग टू डू इज टाइप ऑफ इंटरव्यूइंग मेथड. इवन क्वेश्चनर बनाने के टाइम पे सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि आप कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने वाले हो, आप लोगों को कैसे मिलोगे, इंटरव्यू कैसे करने वाले हो, कौन से माध्यम से करने वाले हो, वो चीज भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई आप लोगों को पर्सनली मिलोगे, ओवर द टेलीफोन मिलोगे, मेल के माध्यम से आप क्वेश्चनर भेजने वाले हो, इंटरनेट से क्वेश्चनर, ईमेल के ऊपर क्वेश्चनर भेजने वाले हो, तो वो चीज भी ध्यान में रखनी होगी. क्यों, तो कि भाई आपका क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होगा दैट माइट बी चेंज आउट कि भाई आप पर्सनली जब उनसे मिलते हो तो उस टाइम पे आप उनके सामने हो, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसके टाइम पे आप उनको इन डेप्थ जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हो, लेंथी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और इवन कोई क्वेश्चंस के अंदर डिफिकल्टीज है तो आप उसके साथ डिस्कस करके रिजॉल्व कर सकते हो. बट टेलीफोन के ऊपर है, मेल के ऊपर है, इंटरनेट के ऊपर है,
तो वहाँ पे आप प्रेजेंट नहीं हो, तो वहाँ पे आपका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि भाई टेलीफोन के ऊपर हम लेंथी क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चन वहाँ पे नहीं पूछ सकते। अदरवाइज क्या होगा, वो बंदा आंसर नहीं देगा, इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। तो सेकंड स्टेज में हम क्या चेक करेंगे कि भाई कौन सी मेथड से, इंटरव्यूइंग मेथड से हम रिस्पोंडेंट्स को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे सर्टेन एग्जांपल्स है कि सपोज कि भाई हम सर्वे कर रहे हैं कि भाई लोगों के लिए आउट ऑफ दिन 10 स्टोर्स जो है वो पर्टिकुलर सिटीज के अंदर, तो ये 10 स्टोर्स में से कौन सा स्टोर सबसे फेवरेबल स्टोर्स है, प्रीफर्ड स्टोर्स है उनके लिए, शॉपिंग करने के लिए, जाने के लिए वो कौन से स्टोर सबसे ज्यादा उनको पसंद आता है, ऐसा हम सर्वे कर रहे हैं। तो फर्स्ट कि फॉर एग्जांपल अगर हम मेल से क्वेश्चन भेजेंगे, तो मेल का मतलब पोस्ट से क्वेश्चन भेज रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या करना है कि भाई आप फिजिकली वहां पे प्रेजेंट नहीं होगे, तो आपको जो इंस्ट्रक्शंस है, इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशंस अच्छी तरीके से डेप्थ में सिंपल वर्ड्स में रिस्पोंडेंट्स को देनी पड़ेगी। क्यों, तो कि भाई वो बंदा अपने हिसाब से वो क्वेश्चन है उसको रीड करने वाला है। तो यहाँ पे मैं डिटेल में इंस्ट्रक्शन लिखूंगा कि भाई रिस्पोंडेंट्स के रूप में उसको क्या करना है, रैंक 1 का मतलब क्या, 2 का मतलब क्या, 3 का मतलब क्या, 4 5 6 7 8 9 10, उस हिसाब से उनको क्या करना है, रैंक देने हैं। मोस्ट प्रीफर डिपार्टमेंट है तो उसको रैंक 1 देना है, उसके बाद 2, उसके बाद 3। कोई दो स्टोर्स को सेम रैंक आप नहीं दे सकते। तो सभी इंफॉर्मेशन, सभी इंस्ट्रक्शंस मेरे को यहाँ पे डिटेल में लिखनी पड़ेगी। और इवन ये क्वेश्चनर के साथ में मेरे को रिटर्न एनवेलप भी भेजना पड़ेगा कि भाई वो बंदा ये क्वेश्चनर फिलअप करके वो रिटर्न एनवेलप में डाल के मेरे को वापस भेजेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। सेम वे अगर टेलीफोन के ऊपर मैं करता हूँ, तो टेलीफोन के ऊपर भी मैं डायरेक्टली उसको ऐसे नहीं पूछ सकता हूँ कि भाई मैं 10 स्टोर्स के नाम बोलूंगा, आप सोचिए और उसके बाद 1 बाय 1 मेरे को रैंक दीजिए। तो ये टेलीफोन के ऊपर पॉसिबल नहीं है। तो टेलीफोन के ऊपर क्या हो रहा है, आप उनसे इंटरेक्ट करने वाले हो, तो फोन के ऊपर हो, वो बंदे के पास क्वेश्चनर नहीं है, उसके सामने कुछ ऑन पेपर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इवन यू कैन टोल्ड कि भाई मैं स्टोर्स का नाम बोल रहा हूँ, आप वो स्टोर्स आपके लिए प्रिफरेबल है कि नहीं है, तो आपको 1 से 10 के बीच में उसको रेटिंग देना है, मार्क्स देने हैं। 1 मतलब नॉट सो प्रीफर्ड कि भाई मतलब वो स्टोर आपके लिए प्रिफरेबल नहीं है। 10 मतलब ग्रेटली प्रीफर्ड, हाईएस्टली प्रीफर्ड। तो उस हिसाब से हम हर एक स्टोर्स के नाम बोलेंगे 1 बाय 1, और हर एक स्टोर्स के लिए उसको, वो बंदे को 1 to 10 में से मार्क्स देने हैं। तो नाउ वो बंदा हर एक पर्टिकुलर प्रेफरेंस 1 से 10 के बीच में मार्क्स देके बोल सकता है। तो फिर 1 बाय 1 हम टेलीफोनिकली पूछेंगे और वो बंदा 1 to 10 के बीच में मार्क्स देगा। तो हमारा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो गया। क्यों, तो भाई हमारी इंटरव्यूइंग मेथड चेंज हो गई। सेम वे इन द केस ऑफ पर्सनल, तो आप वहाँ पे फेस टू फेस मिल रहे हो तो डेप्थ में जाके डिस्कस करते हो। तो इवन हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल 10 कार्ड्स बनाएंगे कि इंस्टेड ऑफ गिविंग द नेम्स वी ऑलरेडी गिवन द रैंक एंड नाउ वी जस्ट गिवन द पर्टिकुलर कार्ड्स के भाई 10 कार्ड दिए, उसको बताया कि भाई आपको क्या करना है, सोचने का टाइम दिया, फिर वो बंदे को बोला भाई एक कार्ड आप सिलेक्ट करके मेरे को दीजिए। तो इस हिसाब से इवन वो मेरे को नंबर 1 कार्ड 1 बाय 1 देगा, उस हिसाब से मैं उसको रैंक वाइज लिख सकता हूँ। इवन अदर इन्फॉर्मेशन भी मेरे को यहाँ से 1 बाय 1 मिल सकती है कि भाई कौन से कैटेगरी में वो शॉप अच्छा है, इवन वे भी वो वहाँ पे भी नोट डाउन कर सकता हूँ। तो पर्सनल इंटरव्यूज में आप इन डेप्थ जा सकते हो। सेम वे इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल क्वेश्चनर्स कि आप मेल के माध्यम से उसको क्वेश्चनर भेजते हो, इंटरनेट के ऊपर आप क्वेश्चनर किसी केयर से मशीन से क्वेश्चन उसको भेजते हो, तो वहाँ पे वंस अगेन इट इज जस्ट लाइक अ मेल क्वेश्चनर कि भाई आप फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो, तो क्वेश्चनर की पूरी इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन, सभी चीज़ों को आपको डिटेल में देना पड़ेगा। और जो क्वेश्चनर है इट शुड बी अ सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कि भाई वो बंदा खुद समझ रहा है क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें उसको इजीली समझ में आए, ऐसा आपका क्वेश्चनर होना चाहिए। तो दिस इज स्टेप नंबर 2 कि भाई हमारी इंटरव्यूइंग मेथड कौन सी है, वो भी हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। क्यों, तो भाई हमारा जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होगा वो चेंज होगा। नाउ स्टेप नंबर 3 दैट विल बी
इंडिविजुअल क्वेश्चन कंटेंट। तो यहाँ पे हम वन बाय वन चेक करेंगे कि भाई इज द क्वेश्चन नेसेसरी, कि भाई हमने जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाया है तो वो हम वन बाय वन अभी चेक करेंगे कि भाई सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस पूछने से हमें क्या आंसर्स मिलेगा, वो आंसर्स हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देगा। तो नाउ वी विल ट्राई टू सी कि अगर वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है वो क्वेश्चन से, तभी हम वो क्वेश्चंस को रखेंगे। Even in some of the cases, even we need to use the questions which are even not necessary, even for the purpose of creating the interest, कि भाई हम कॉमन जनरल क्वेश्चंस भी समटाइम्स पूछते हैं जो जरूरी नहीं है, फिर भी क्यों, तो भाई लोगों का लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए, कि अगर हम इजी क्वेश्चंस इनिशियल स्टेज पे पूछेंगे तो लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। इवन लोगों को डिसगाइज करने के लिए कि भाई आप क्या कर सकते हो, फिलर क्वेश्चंस को यूज कर सकते हो, कि भाई आपको बताना नहीं है कि भाई मैं किसके लिए सर्वे कर रहा हूँ, कि अदरवाइज क्या होगा नॉर्मली कि अगर आप पहले से बता देते हो भाई मैं सो एंड सो कंपनी के लिए सर्वे करता हूँ, तो लोग वो कंपनी के बारे में हमेशा अच्छा अच्छा ही बोल देंगे। तो मेरे को डिसगाइज करना है, लोगों को बताना नहीं है कि भाई मैं कौन सी कंपनी के लिए सर्वे करता हूँ। तो इवन आई कैन यूज द फिलर क्वेश्चन। तो फिलर क्वेश्चंस में क्या होगा, मैं डिफरेंट कंपनी के बारे में भी क्वेश्चंस पूछूंगा, कि फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्टली नहीं बोलूंगा कि भाई मैं कॉलगेट कंपनी में से आया हूँ तो कॉलगेट कंपनी के बारे में आप बताइए। इवन फिलर क्वेश्चंस में क्या होगा, मैं डिफरेंट ब्रांड्स जो है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछूंगा, कि भाई टूथपेस्ट के बारे में भी पूछूंगा, दंत क्रांति के बारे में भी पूछूंगा, और डाबर के बारे में भी पूछूंगा। तो डिफरेंट टूथपेस्ट की ब्रांड जो होगी उसके बारे में मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, सो दैट कि वे सामने वाला डिस्गाइज हो जाए और उसको पता ना चले कि मैं सो एंड सो कंपनी के लिए सर्वे कर रहा हूँ। Same way, even we are going to need to check each and every questions, okay, whether the particular question is correct or not. Whatever information we are going to collect from that particular questions, is it clear or not, कि भाई ambiguity तो नहीं है ना, वो चीज हमें यहाँ पे चेक करनी है। कि even many of times what happen, questions may be double barrel questions, कि मतलब क्या हो जाएगा कि अगर दो questions को combine करके single questions के रूप में पूछा है तो वो बाद में जाके कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, एम्बिग्यूटी क्रिएट कर सकता है। सो वी ऑलवेज वांट कि भाई हर एक क्वेश्चन का आंसर जो हो वो अनएम्बिग्यूअस हो, हमें क्लियर इंफॉर्मेशन देने वाला हो। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चंस है, डू यू थिंक कोका कोला इज टेस्टी एंड रिफ्रेशिंग सॉफ्ट ड्रिंक। तो बंदे ने यस बोला तो हमारे लिए कंफ्यूजन तो नहीं है, उसके लिए भी कंफ्यूजन नहीं है। बट कंफ्यूजन कहाँ पे होगा, नो के केस में। उसने नो बोल दिया तो नो किसके लिए बोला, टेस्टी के लिए नो बोला, रिफ्रेशिंग के लिए नो बोला, दोनों के लिए नो बोला, तो वो हमारे लिए समझ में कंफ्यूजन हो जाएगा। सामने वाले रिस्पोंडेंट्स के लिए टेस्टी है बट रिफ्रेशिंग नहीं है, तो फिर वो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, वो उसके लिए कंफ्यूजन है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड double barrel questions, where two or more questions are combined into the single questions, कि भाई एक क्वेश्चन के अंदर आपने दो क्वेश्चंस को कंबाइन कर दिए है, ये एक गलती है, इनकरेक्ट क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन से जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो एम्बिगियस होगी, कंफ्यूजिंग होगी, क्लियर नहीं होगी। तो आपको हर एक पर्टिकुलर चीज के लिए, हर एक पर्टिकुलर वेरिएबल्स के लिए अलग क्वेश्चन, सेपरेट क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या होगा, इंस्टेड ऑफ कंबाइन देयर शुड बी सेपरेट क्वेश्चंस लाइक डू यू थिंक कोका कोला इज टेस्टी सॉफ्ट ड्रिंक, डू यू थिंक कोका कोला इज रिफ्रेशिंग सॉफ्ट ड्रिंक। तो यहाँ पे अगर कोई बंदे का टेस्टी में यस है तो रिफ्रेशिंग में अगर नो है तो वो नो भी कर सकता है। तो उसका जो आंसर होगा वो मोर क्लियर होगा, रिस्पोंडेंट्स भी कंफ्यूज नहीं होगा, हम भी कंफ्यूज नहीं होंगे, हमें क्लियर अनएम्बिगुअस इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। तो स्टेप नंबर 3 के अंदर हम वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को चेक करेंगे, क्वेश्चन जरूरी है नहीं है, वो क्वेश्चन से कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो इंफॉर्मेशन सही है गलत है, क्लियर है अनक्लियर है। तो ये सारी चीजों को हम स्टेप नंबर 3 के अंदर चेक करते हैं। नाउ स्टेप नंबर 4 विल बी द ओवरकमिंग फ्रॉम इनएबिलिटी एंड अनविलिंगनेस टू आंसर्स। कि भाई मेनी ऑफ टाइम्स क्या होता है कि रिस्पोंडेंट्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड एंड दे आर नॉट एबल, कि भाई वो उनकी एबिलिटीज नहीं होती है, आपके क्वेश्चंस ऐसे हैं, स्ट्रक्चर ऐसा है कि भाई उनकी एबिलिटीज नहीं होती है, उनकी विलिंगनेस नहीं होती है, क्योंकि भाई आप बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पूछ रहे हो।
तो ये सारी चीजों में से बाहर कैसे निकलना है, हम क्या कर सकते हैं कि सो दैट कि वो बंदा रेडी हो जाए और वो बंदा आंसर दे और उसकी विलिंगनेस जो है, अनविलिंगनेस है, उसको हम दूर करें। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो सारी चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, इज द रिस्पोंडेंट्स इन्फॉर्म्ड, अवेयर विद द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो वो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि आप जो पर्टिकुलर पर्सन को वो क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो वो चीज के बारे में वो बंदे के पास पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नॉलेज है कि नहीं है, वो बंदा उससे फेमिलियर है कि नहीं है, वो प्रोडक्ट वो यूज करता है कि नहीं करता है, पास्ट एक्सपीरियंस है कि नहीं है, वो चीज भी आपको जाननी पड़ेगी। अदरवाइज क्या होगा, वो बंदा आंसर नहीं देगा या उसका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। कि फॉर एग्जांपल मेरे पास बाइक और एक्टिवा है ही नहीं, मैंने एक्टिवा चलाया भी नहीं है, मेरे पास एक्टिवा है भी नहीं है, और आप मेरे को आके क्वेश्चंस पूछते हो कि भाई आप कितने ईयर्स से एक्टिवा चलाते हो, आप कौन सी कंपनी का एक्टिवा चलाते हो, कितनी एवरेज देती है, ऑन एन एवरेज कितनी अमाउंट आप स्पेंड करते हो पेट्रोल के पीछे एक महीने में। तो आई एम नॉट एबल टू गिव द आंसर्स बिकॉज इवन आई डू नॉट हैव द एक्टिवा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फिल्टर क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा कि भाई आप फिल्टर क्वेश्चन से जानोगे, चेक करोगे कि भाई सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा आपका कि भाई डू यू हैव अ एक्टिवा, यस और नो। अगर यस है मतलब वो बंदा फेमिलियर है, वो बंदे ने वो प्रोडक्ट को यूज किया हुआ है, पास्ट एक्सपीरियंस उसका है, तभी आप आगे जाके डिफरेंट क्वेश्चंस उससे पूछ सकते हो। अदरवाइज वो अगर नो बोलता है मतलब वो बंदे के पास वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है, वो बंदे से आप क्वेश्चनर फिलअप नहीं करवाओगे। तो आपके क्वेश्चनर्स के अंदर सबसे पहला आपका फिल्टर क्वेश्चन होना चाहिए। यहाँ पे फिल्टर वर्ड है, स्टेप नंबर 3 के अंदर फिलर हमने यूज किया था। तो यहाँ पे है फिल्टर क्वेश्चंस कि जिसके माध्यम से हम चेक करेंगे कि भाई वो बंदे के पास वो इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, वो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है कि नहीं है। तो ये जानना जरूरी है, अदरवाइज वो बंदा आंसर नहीं दे पाएगा। इवन वेदर द रिस्पोंडेंट्स कैन रिमेंबर, वो चीज भी हमें जाननी है कि भाई आपको क्या करना चाहिए। यू नीड टू अवॉइड द आस्किंग द क्वेश्चंस बाय टेलीस्कोपिंग, कि भाई टेलीस्कोपिंग करके इन डेप्थ जाके इन डिटेल में क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहिए। अदरवाइज देयर मे बी चांसेस ऑफ एरर ऑफ ओमिशंस एंड क्रिएशंस। कि भाई आप क्वेश्चंस पूछते हो कि भाई आपने 14 जनवरी को कौन से कलर का शर्ट पहना था जब आप पतंग उड़ा रहे थे तब, तो वो बंदे को याद नहीं होगा, वो रिमेंबर नहीं कर पाएगा कि भाई लास्ट दिवाली पे आपने कौन से कलर के शूज पहने थे, तो वो बंदे को डेफिनेटली याद नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं पूछने चाहिए। आप टेलीस्कोपिंग करके इन डिटेल में जाके ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, वो बंदे की ओमिशन एरर हो जाएगी, वो जानता नहीं होगा बट फिर भी टिक कर देगा, अपने माइंड में क्रिएट करेगा और टिक कर देगा। तो रिस्पॉन्स एरर होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। इवन जो रिस्पोंडेंट्स है उसको हमें जानना पड़ेगा, कैन ही कैन आर्टिकुलेट, कैन ही एक्सप्रेस, कैन ही क्लियर अबाउट द पर्टिकुलर थिंग्स, उसके पास ये नॉलेज होगा, ये चीज वो बंदा जानता है, एक्सप्लेन कर पाएगा। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे चेक करनी है। तो नाउ लेट मी जस्ट गो इन डिटेल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई ये जो इनएबिलिटीज है और अनविलिंगनेस है तो उससे हम बाहर कैसे आ सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो उनको रोकती है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इनकैपेबिलिटीज से। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे यहाँ पे है कि अगर हमने उसको क्वेश्चन पूछा कि भाई आपने कितनी लीटर्स, कितने गैलन सॉफ्ट ड्रिंक एक महीने के अंदर लास्ट मंथ में पिया है, कंज्यूम किया है, तो डेफिनेटली वो बंदा क्लियरली आंसर नहीं दे पाएगा, उसका इनएबिलिटीज है, वो रिकॉग्नाइज रिकॉल नहीं कर पाएगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या कर सकते हो, उसको कैटेगरीज दे सकते हो कि भाई हाउ ऑफ्टन डू यू कंज्यूम द सॉफ्ट ड्रिंक्स इन अ टिपिकल वीक, कि भाई ऑन एन एवरेज एक वीक के अंदर कितनी बार कंज्यूम करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हो कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करते हो, तो उससे आपको पता चलेगा भाई एक वीक में वो बंदा कितने लीटर कंज्यूम करता है। उसको मल्टीप्लाई करके 4 वीक्स का नॉलेज आप डेटा गेन कर पाओगे। तो इवन ये क्या किया हमने, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चेंज किया, कैटेगरीज दिया, सो दैट कि उसकी जो इनएबिलिटीज है उससे वो बंदा बाहर आ सके, हमें सही इंफॉर्मेशन मिले, रिस्पॉन्स एरर कम से कम हो। तो उसके लिए इवन आपको क्या करना है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चेंज करना है। इवन आपको सम कम्युनिकेशन हेल्प उसको देनी पड़ेगी
कि भाई इवन रिस्पोंडेंट्स मे बी अनएबल टू आर्टिकुलेट द सर्टेन टिपिकल रिस्पॉन्सेस, कि अगर आप उसको क्वेश्चन पूछते हो कि डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर्स व्हेन यू गो लास्ट टाइम, कि भाई आपको डिपार्टमेंटल स्टोर्स या ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर्स के अंदर गए थे तो वहाँ का एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर कैसा था उसको डिस्क्राइब कीजिए। तो डेफिनेटली वो बंदा के लिए एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है, वो रिसर्चर क्या जानना चाहता है, तो वो बंदे को समझ में नहीं आएगा। वंस अगेन ही इज इनेबल टू गिव द आंसर्स। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द वेरियस कम्युनिकेशंस हेल्प लाइक पिक्चर्स, मैप, डिस्क्रिप्शंस। तो हम उसको डिफरेंट पिक्चर्स दिखा सकते हैं कि यस आप जब लास्ट टाइम पे स्टोर में गए थे तो ये सारी चीजें वहां पे थी, आपने देखा था, ऑब्जर्व किया था, yes or no. In that way we can even get the answers. तो इवन आपको सम सपोर्टिंग चीजें देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो बंदे को समझ में नहीं आएगा, वो आर्टिकुलेट नहीं कर पाएगा, डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा, क्लियर नहीं होगा एटमॉस्फेयर का मतलब क्या, यहाँ पे रिसर्चर्स क्या जानना चाहता है, तो वो उसको वहां पे पता नहीं होगा। सेम वे नाउ अनविलिंगनेस, कि भाई ये क्या था, इनएबिलिटीज थी। सेम वे अनविलिंगनेस, कि भाई वो विलिंग नहीं होगा गिविंग द आंसर्स, कि भाई मेनी ऑफ टाइम्स क्या होता है कि रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है, हमेशा हाई में होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट रेडी टू गिव द आंसर्स इन डिटेल। तो अगर आप क्वेश्चंस पूछते हो कि भाई लिस्ट आउट ऑल द गुड्स व्हिच यू परचेज इन योर लास्ट विजिट, कि भाई आप कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स में गए थे तो लास्ट टाइम में आपने क्या क्या परचेज किया था, वो सारी चीजों को नोट डाउन कीजिए। तो यहाँ पे वो रिस्पोंडेंट्स को खुद सब कुछ नोट डाउन करना है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे वो डेफिनेटली एक या दो चीजों के बारे में लिखेगा, सभी चीजों के बारे में नहीं लिखेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्पॉन्स एरर होगी, वो विलिंग होगा सब कुछ लिखने के लिए। तो आपका क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, लाइक दिस, कि भाई आपने सभी गुड्स के बारे में यहाँ पे लिखा होगा और आप सिंपली उसको बोलोगे कि भाई आप सिंपली टिक मार्क कीजिए कि लास्ट टाइम आप जब स्टोर्स के अंदर गए थे तो वहां से आपने क्या क्या परचेज किया था। तो यहाँ पे डेफिनेटली ही और सी विल बी विलिंग टू गिव द आंसर्स। तो यहाँ पे आपके आंसर्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे और सही आंसर आपको मिलेगा एज कंपेयर टू दिस, कि भाई इसके कंपैरिजन में यहाँ पे आपको सही आंसर मिलेगा। तो ये आपने क्या किया, उसकी विलिंगनेस को एनहेंस किया, अनविलिंगनेस को दूर किया। सेम वे नेक्स्ट क्या कर सकते हैं आप, कि भाई you need to see that कि भाई some of the times what happen, the respondents are unwilling to give the answers of the questions which they found not relevant with the context, कि उनको क्या लगता है it is inappropriate, कि ये जो questions है वो गलत है, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चनर है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन नहीं है। वो क्या बोलेगा, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, मैं ये इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। तो आपको क्या करना है, हियर यू नीड टू मैनिपुलेट द कॉन्टेक्स्ट, कि भाई वो जो चीज है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको मैनिपुलेट करना है। यू नीड टू लेजिटिमेटली एक्सप्लेन कि व्हाई दिस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, हाउ इट विल बी हेल्पफुल टू द रिसर्चर्स, एंड in that way you can even motivate them to giving the answers. Okay, for example, in the case of income, contact details, gender, कोई specific consumer behavior, buying habits, eating habits, ये सारी चीजें कैसी है, sensitive information है जो लोग देना नहीं चाहेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, legitimately explain करना पड़ेगा। तो ये सिचुएशंस के अंदर आप क्या करोगे, कैसे बाहर आओगे। तो नाउ यू कैन गो फॉर पुटिंग दिस काइंड ऑफ सेंसिटिव क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द क्वेश्चनर, कि भाई ये जो क्वेश्चंस है आप लास्ट में रखोगे, सो दैट क्या होगा, वो बाकी क्वेश्चंस का आंसर तो दे देगा। अगर सेंसिटिव क्वेश्चन आपने फर्स्ट में पूछ लिया तो वो क्वेश्चनर ही फिलअप नहीं करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, सेंसिटिव क्वेश्चंस को लास्ट में रख सकते हो। Even you can prefer the questions with the statement that's our behavior of interest of common, कि भाई आप कॉमन जनरल इंटरेस्ट में क्वेश्चंस पूछ सकते हो, उसको इंडिविजुअली क्वेश्चन नहीं पूछोगे, जनरल सेंस में पूछोगे। इवन यू कैन यूज द थर्ड पर्सन टेक्निक्स, कि भाई अगर मैं वो बंदे को डायरेक्टली पूछूंगा कि भाई आर यू अ स्मोकर, तो डेफिनेटली उसका आंसर नो होगा। आर यू ड्रिंकिंग द अल्कोहल, तो उसका आंसर नो होगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन इंटरेस्ट में कॉमन या थर्ड पर्सन टेक्निक्स यूज करके मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तो डेफिनेटली वो बंदा आंसर देगा और सही आंसर देगा।
लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस क्या होगा कि भाई आपको लगता है कि अभी जो यंगस्टर्स है वो ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, आर यू एग्री विद दैट, यस और नो? तो डेफिनेटली वो बंदा वो चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा. डू यू थिंक द यंगस्टर्स आर नाउ कंज्यूमिंग अल्कोहल रेगुलरली? व्हाट्स योर ओपिनियन? ऐसे करके मैंने ओपन एंड रख दिया, तो डेफिनेटली वो बंदा आंसर देगा. तो ऐसे जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है बाइंग बिहेवियर के रिगार्डिंग, कंजम्पशंस के रिगार्डिंग, तो उस टाइम पे आप कॉमन सेंस में ले जा सकते हो, थर्ड पार्टी को यूज कर सकते हो और उस हिसाब से उनको क्वेश्चंस पूछोगे, सो दैट कि भाई वो लोग उसका आंसर देने के लिए विलिंग, तैयार होंगे. इवन यू कैन हाइड द क्वेश्चंस इन द ग्रुप ऑफ अदर क्वेश्चंस, कि भाई जो सिंपल क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस है, उसके बीच में ऐसे सेंसिटिव क्वेश्चंस आप डाल दोगे. दैट इज कॉल्ड रैंडमाइजेशन टेक्निक्स, कि भाई आप रैंडमली कोई भी क्वेश्चंस उसको पूछ सकते हो, सो दैट कि भाई वो बंदा उसका आंसर देने के लिए तैयार होगा. इवन यू कैन क्रिएट द कैटेगरीज, कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली आस्किंग द टोटल अमाउंट यू कैन आस्क द स्पेसिफिक कैटेगरीज, कि भाई मैं उसको बोलता हूँ कि भाई आपकी मंथली इनकम क्या है, एनुअल इनकम क्या है. तो समटाइम्स पीपल फील एम्बैरेसिंग, दे डू नॉट लाइक टू गिव द आंसर्स, कि भाई उनको क्या लगता है कि भाई इनकम नहीं पूछनी चाहिए. सेम वे एज, कि भाई मैं किसी जो फीमेल्स है उनको उनकी डायरेक्टली एज नहीं पूछ सकता हूँ कि भाई आपकी कितनी इयर्स की एज है, तो डेफिनेटली वो लोग वहां पे आंसर्स नहीं देंगे. तो इनकम है, एज है, तो उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कैटेगरीज क्रिएट कर सकता हूँ कि भाई एज, तो भाई 20 से लेके 25, 26 से लेके 30, 31 से लेके 35, तो ऐसे कैटेगरीज में बना सकता हूँ. इनकम के लिए भी कैटेगरीज बनाऊंगा कि भाई 25,000 से 50,000, 51,000 से लेके 60,000, तो कैटेगरीज होगी तो डेफिनेटली लोग आंसर देने के लिए तैयार होंगे. तो इस स्टेप नंबर 4 वी नीड टू चेक, कि भाई हमें चेक करना पड़ेगा कि जो सभी क्वेश्चंस है उसके आंसर्स लोग दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे. वो क्वेश्चंस की कंटेंट, स्ट्रक्चर, उसका फ्लो कहाँ पे होगा, कैसे होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन सी सीक्वेंस में होगा, पहले होगा, लास्ट में होगा, ये सारी चीजें हम स्टेप नंबर 4 के अंदर यहाँ पे डिसाइड करेंगे, सो दैट कि भाई जो उसकी इनएबिलिटीज एंड विलिंगनेस है उसको हम रिमूव कर सके. सो दिस इज द स्टेप नंबर 4 in our question and drafting